हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक एक्सीलेंस इन स्कूल में। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2020-2021 सब्जेक्ट साइंस क्लास 10th का। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन डी। इसके पहले की वीडियो में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए 1 नंबर का, सेक्शन बी 2-2 नंबर के, सेक्शन सी 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। और आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन। सो 5 मार्क्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सेक्शन ए बी सी भी इंपॉर्टेंट है। और ए में सिर्फ 1 मार्क के 32 नंबर आता है, बी में और सी में ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आपने अगर इन वीडियो को नहीं देखा है, इन क्वेश्चंस को नहीं समझा है, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां जाके आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। अब आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 34 दिख रहा है, जो कि 5 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है कि 1, 7, 10 और 13 पीएच किन किन मटेरियल का है। सो यहाँ पे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच लिखेंगे 10, गैस्ट्रिक जूस का पीएच है 1, ब्रिन का है 7। ब्रिन आपको ऑलरेडी पता होगा कि ब्रिन जो है एक सॉल्ट है, इसलिए इसका पीएच है 7। और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है जिसका है पीएच 13। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये बेस है, यहाँ पे ये सॉल्ट है, ये एसिड है और ये स्लाइटली एसिडिक है। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है बेकिंग सोडा जो है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं जब हम उसको हीट करते हैं। तो केक बटर के लिए अमित और रीता जो है वो डिसाइड कर रहे हैं इसको, और आपको एक्सप्लेन करना है एक बैलेंस रिएक्शन के थ्रू कि बेकिंग सोडा किस तरीके से केक और बटर को राइज करने में हेल्प करता है। तो यहाँ मैंने रिएक्शन दे रखी है, ये है बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इसको जब हीट करेंगे तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये उस पर्टिकुलर मटेरियल में ट्रैप हो जाती है, ये जो डफ है उसमें ट्रैप हो जाती है, और ट्रैप होने के कारण उसको ये राइज करती है, यानी चारों तरफ को ओपन होने के कारण से ये राइज करती है और रस्क और जो बेकरी मटेरियल है वो आसानी से बन सकता है। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, यहाँ पे लिखा है फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर आपको ऑलरेडी समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे फायर बर्न होता है, एग बर्न होता है, तो एक रेड कलर की बॉटल होती है, उस पर एक वेसल के थ्रू इस पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रो करते हैं और आसानी से ये आग बुझ जाती है। दूसरा है कि एक एक्सेस एसिड हो स्टमक में, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी हम करते हैं। तो फर्स्ट है फायर एक्सटिंग्विशर, दूसरा है एक्सेस एसिड यानी एंट एसिड की तरह इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और तीसरा है इंसेक्ट स्टिंग कर जाए तो वहाँ भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 3 यूज बता दिए और 2, एक ये नंबर का और एक ये नंबर का। तो 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे आसानी से अब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 सॉल्व करते हैं। ये भी 5 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको दे रखे हैं सैंपल A, B, C, D जिनका पीएच है 7, 2, 10.5 और 6। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपके लिए बना रहा हूँ पीएच स्केल, जिससे आपको आसानी होगी समझने में। नंबर लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 14। सो आपको पता है कि 1 जो है वो एसिडिक कैरेक्टर को शो करता है pH 1, और यहाँ पे H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। 14 जो है वो बेसिक कैरेक्टर को शो करता है, और यहाँ पे OH- आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। 7 जो होता है वो होता है न्यूट्रल। अब इस पे सैंपल A, B, C, D को एडजस्ट करते हैं। सैंपल A का pH है 7, ये है 7। सैंपल B का pH है 2, ये है हो गया हमारा 2। सैंपल C का pH है 10.5, यहाँ पे लिख देते हैं 10.5। और सैंपल D का pH है 6, यहाँ पे 6। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो सबसे कम है 2B, तो यहाँ पे लिख देते हैं B। उसके बाद लिखते हैं D, क्योंकि C 7 के पहले आएगा, यहाँ पे आएगा D। उसके बाद है हमारा 10.5 यानी C आएगा यहाँ पे 10.5। A जो है वो है हमारा 7 जो आएगा वो आएगा न्यूट्रल पोजीशन पे, ये है न्यूट्रल, हमारा न्यूट्रल है A। तो BDAC के बेस पे हो रहा है, यहाँ पे बना दिया। अब B जो है वो सबसे ज़्यादा एसिडिक है और C जो है वो सबसे ज़्यादा बेसिक है। आपको इससे इस नंबर लाइन के थ्रू, इस पीएच स्केल के थ्रू, जो इमेजिनरी पीएच स्केल आपके सामने मैंने बताया, उसके थ्रू आपको पता लग जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन किसकी होगी। तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन उसकी होगी जो एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, तो वो हो जाएगा बी, और इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पार्ट में है, अरेंज द 4 सैंपल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पीएच में अगर हम इनको करें तो सबसे ज्यादा पीएच जो है वो आपको आएगा यहाँ पे बी का, फिर डी का, फिर ए का, फिर सी का। तो सबसे ज्यादा पीएच बी का है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीएच। तो पीएच नंबर अगर देखा जाए तो पीएच नंबर जो है वो यहाँ पे आ रहा है सी का सबसे ज्यादा।
तो इनके पीएच के हिसाब से एडजस्ट करना है, ना कि एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे बच्चे गलती कर जाते हैं, पीएच नंबर यहाँ पे सी का सबसे ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है CADB। और अगर एसिडिक से बेसिक की तरफ करा जाएगा, एसिडिक से बेसिक की तरफ इसको एडजस्ट किया जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा BDAC। तो इसका ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे कैसे एडजस्ट करना है, और यही एक नंबर जो है वो 100 में से 99 आपके नंबर कर देगा। नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है कि राहुल जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस लेके आया था और उसने स्टोर किया था एक कंटेनर में, और वो बहुत हार्ड हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, एक रिएक्शन के थ्रू आप मुझे बताइए। तो यहाँ पे लिखा है ड्यू टू मॉइस्चर, मॉइस्चर के कारण से ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O, जो कि यहाँ पे गलत दे रखा है। इस CaSO4.12H2O में मॉइस्चर के कारण से 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऐड होने आने के कारण यहाँ पे बन जाता है CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O, और इसे हम कहते हैं जिप्सम, जो कि बहुत हार्ड मटेरियल होता है। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया गिव एनी वन यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस अदर देन प्लास्टरिंग और स्मूथनिंग ऑफ वॉल्स। सो प्लास्टरिंग एंड स्मूथनिंग ऑफ वॉल में प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है, लेकिन आपको इसको छोड़ के कोई और यूज लिखना है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं मेकिंग टॉय और स्टैचू, टॉयज और स्टैचू बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल होता है। और फिक्सिंग ब्रोकन लिम्स, मेकिंग डेकोरेटिव मटेरियल, ब्रोकन लिम्स यानी प्लास्टर करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर किसी के बोन ब्रेक हो जाए और उसको जो प्लास्टर कहते हैं, वो प्लास्टर का मतलब ये है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करके उसको प्लास्टर किया जाता है, उसको फिक्स किया जाता है कुछ समय के लिए, ताकि उसकी बोन की डेवलपमेंट अच्छी हो सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करते हैं। ये भी 5 मार्क का क्वेश्चन है, और ये 5 मार्क का क्वेश्चन जो है, इसमें आपको बहुत सारा थियोरेटिकल पार्ट पूछा गया है, और इस थियोरेटिकल पार्ट को आप सपोर्ट कर सकते हैं एक डायग्राम बना के, एक बहुत बढ़िया सा डायग्राम बना के, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा के बेस। सो यहाँ पे लिखा गया है कि कौन कौन से चेंजेस होते हैं जब गैमेट फॉर्मेशन से लेकर फ्रूट फॉर्मेशन तक एक प्लांट के अंदर। तो मैं आपको बता दूं, ये एक डायग्राम जो है वो दिया गया है फीमेल पार्ट का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर का, और जिसमें ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं स्टिग्मा, इसको हम कहते हैं स्टाइल, और ये जो सेंट्रल पार्ट है इसे हम कहते हैं ओवरी, जो स्पॉन्जी पार्ट है इसे हम कहते हैं ओवरी। स्टिग्मा एक प्लेटफॉर्म होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म और फाइबरी प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे पॉलन ग्रेन्स यानी मेल गैमेट स्टेमन से यहाँ पे आते हैं। तो पॉलन ग्रेन जब आते हैं, तो पॉलन ग्रेन आने के बाद ये मेल जर्म सेल्स जो हैं, यानी ये जो मेल जर्म सेल्स जो हैं, ये पॉलन ट्यूब की सहायता से फीमेल के ओवरी पार्ट पे जाते हैं, और फीमेल के ओवरी पार्ट पे जाने के बाद यहाँ पे जो एग है उससे ये फ्यूज जाते हैं और बनाते हैं जाइगोट, और फ्यूज होने के बाद बनाते हैं जाइगोट। और जाइगोट बनने का अर्थ है कि जब फ्यूजन होता है मेल गैमेट का फीमेल गैमेट के साथ ओवरी के अंदर, तो बनता है जाइगोट, और जाइगोट जो है वो ग्रेजुअली डेवलप होता है और एक नया एम्ब्रियो डेवलप करता है। एम्ब्रियो का मतलब स्मॉल बेबी प्लांट, जो कि एक नन्हे से सीड के अंदर होता है। और ओव्यूल से कन्वर्ट होकर बनता है सीड, और ओवरी से कन्वर्ट होकर बनता है, ध्यान रखिएगा ये फर्स्ट है, ओव्यूल से बनता है सीड, दूसरा ओवरी से बनता है फ्रूट, और थर्ड थिंग सेपल, पेटल्स और स्टेमन, ये जो अदर पार्ट्स हैं स्टिग्मा के, सेपल, पेटल्स, स्टेमन, स्टाइन, स्टिग्मा, ये सब हट जाते हैं। तो आपको सबसे पहले लिखना है मेल जर्म सेल जो है वो फीमेल जर्म सेल के पास जाता है वाया पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होता है, ओवरी फ्रूट में, और ये जो अदर पार्ट्स हैं पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ये सब श्रिल ऑफ हो जाते हैं, ये सब गिर जाते हैं, और फाइनली हमें एक फ्रूट मिलता है जिसके अंदर सीड डेवलप होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व करते हैं। ये भी 5 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दे रखा है जिसमें लैंप ए, लैंप बी, लैंप सी, लैंप डी, 4 लैंप्स गिवन है, और इनके अंदर जो करंट पास हो रहा है वो 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, 5 एम्पेयर और 3 एम्पेयर, और जो ओवरऑल सर्किट डायग्राम के अंदर वोल्टेज दे रखा है वो है 60 वोल्ट। तो चलिए अब क्वेश्चंस को देखते हैं। व्हाट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन आर लैंप अरेंज्ड। तो ये जो लैंप्स अरेंज हैं, आप देखेंगे यहाँ से करंट पास होगा तो यहाँ पे करंट आके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा। सो यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यहाँ लिखेंगे द लैंप्स आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है एक्सप्लेन विथ रेफरेंस टू योर अबव आंसर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ 2 कॉम्बिनेशंस ऑफ लैंप। सो एनी 2 एडवांटेज लिखने हैं अगर आपने इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाया है तो।
तो आप सभी जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में होने के कारण से अगर हम लैंप ए को बंद करें तो लैंप बी पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि अगर ये सीरीज कनेक्शन होता तो लैंप ए जो है इसको बंद करने के बाद लैंप बी सी डी सभी बंद हो जाते, यानी पूरी की पूरी सर्किट ब्रेक हो जाती। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन होने के कारण से इन सर्किट में कोई ब्रेक नहीं होता। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर कोई लैंप ज़्यादा पावर लेता है, जैसे लैंप सी, लैंप बी, लैंप ए, लैंप डी, ये सभी डिफरेंट करंट ले रहे हैं तो सभी डिफरेंट पावर भी ले रहे होंगे, क्योंकि सी ज़्यादा करंट ले रहा है तो इसकी पावर कंजप्शन ज़्यादा है, और ए और डी 3 एम्पियर के करंट ले रहे हैं तो इनकी कंजप्शन एक बराबर है। तो सेम ऐसे ही जो ज़्यादा पावर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनको हम इस तरीके से पावर पैरेलल कनेक्शन में एडजस्ट करते हैं ताकि उनकी पावर शेयरिंग अच्छे से हो सके और 60 वोल्ट में वो पूरा कंप्लीट करंट ले सकें। थर्ड पार्ट को देखते हैं, एक्सप्लेन विथ प्रॉपर कैलकुलेशन विथ लैंप ग्लो द ब्राइटेस्ट। सो यहाँ पे जो ब्राइटेस्ट ग्लो होगा वो होगा सी का, क्योंकि इसमें हाईएस्ट करंट जा रहा है, लेकिन आपको एक्सप्लेन भी करना है कि क्यों होगा। तो सी, अगर लैंप सी को देखा जाए तो पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई। तो V जो है वो है हमारा 60 और I है 5, तो हो जा रहा है 300 वाट। तो 300 वाट जो है वो सबसे ज़्यादा है C के अंदर। अगर आप A, B और D को सॉल्व करेंगे V इंटू आई के फॉर्मूले से तो यहाँ पे आपको सभी में कम दिखेगा और C में सबसे ज़्यादा पावर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड आउट द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। सो टोटल रेजिस्टेंस बताने के लिए पहले हम टोटल करंट निकालते हैं। टोटल करंट आ रहा है 15 एम्पियर, 3453 यहाँ पे डिफरेंट लैंप्स में जा रहा है, तो टोटल करंट है 15 एम्पियर। उसके बाद वोल्टेज जो है वो 60 वोल्ट, वोल्टेज आ रहा है 60 वोल्ट जो यहाँ पे गिवन है। तो जब हमारे पास करंट आ गया, वोल्टेज आ गया, तो हम फॉर्मूले में सेट करेंगे ओम्स लॉ में V इक्वल टू आई आर में, और R की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 4 एम्पियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 36 को सॉल्व करते हैं। ये एक और पार्ट है क्वेश्चन नंबर 36 का। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 4 पार्ट हैं और ये 4 पार्ट को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पूछा गया है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इट एट पॉइंट R एंड S। सो इस R और S पॉइंट पे किस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो आप सभी को पता है कि Q से P की तरफ अगर हम राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल ये बताता है कि यहाँ पे जो S से R की तरफ करंट जा रहा है और S से आउट हो रहा है और R से इन हो रहा है पेज में। सो S से आउट और R से इन, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है गिवन R1 एंड R2 वेयर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लार्जर, गिव रीजन। सो R1 और R2 अगर आप देखें, यहाँ पे R1 और R2 को देखें तो R2 जो है वो छोटा है R1 के मुकाबले। तो जहाँ पे R2 छोटा है यानी इस वायर के बिल्कुल नज़दीक है, तो R2 पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू R1। सो इसलिए फील्ड एट S इज हायर देन फील्ड एट P, बिकॉज जो जितना कम रेडियाई लेगा यानी जितना नज़दीक होगा वायर के, उसके पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो वायर से बहुत दूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि पोलैरिटी क्या होगी अगर करंट को रिवर्स कर दिया जाए। सो आप सभी को मैंने बताया कि अगर Q से P की तरफ करंट जा रहा है तो S से R ऐसे जाएगा इन, यहाँ से होगा आउट और यहाँ से होगा इन। लेकिन अगर P से Q की तरफ जा रहा है तो S साइड और R साइड में होगा, यहाँ पे होगा आउट और R साइड में होगा इन, यहाँ पे होगा इन और R साइड में होगा आउट। नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया है एक्सप्लेन द रूल दैट इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। सो ये स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर था, तो हमने कौन से रूल का इस्तेमाल किया था, मैं आपको पहले ही यहाँ पे हिंट में दे चुका था कि ये राइट हैंड थंब रूल है, जिसके अंदर हम थंब को इस तरीके से अलाइन करते हैं कि वो करंट की डायरेक्शन है और हमारे जो फिंगर जिस तरीके से रैप्ड होते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होते हैं। तो इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको इन सभी क्वेश्चंस में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको दोबारा से सॉल्व करा दूंगा और फिगर के साथ करा दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करिएगा। आप सभी को वीडियो अंत तक देखने से ये फायदा होगा कि अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस वीडियो से पहले जितने थंबनेल्स बनाए गए हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, सेक्शन डी, उन सब पे मैंने बताया है कि आपको पीडीएफ मिलेगा और वो जो पीडीएफ है वो हमारी वेबसाइट द एजुकेशन प्लेनेट पे अवेलेबल है। theeducationplanet.org ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे ये चीज अवेलेबल है। तो यहाँ जाके आप इस पर्टिकुलर सैम्पल पेपर के क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन
अगर आपको कोई भी क्वेरीज है अभी भी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को जरूर देखूंगा और आसानी से सॉल्व करके बताऊंगा। थैंक यू।